औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शो हो रही है? गुड। अच्छा, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 जो है वो बेसिकली उसने अच्छा मुझे कितने ज़रा दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है और जो मैं उस पे लिख रहा हूँ वो क्लियर है? गुड। अच्छा, एग्जांपल 6 जो है वो बेसिकली है आपकी वेरिएशन इन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ पे उन्होंने इम्प्लाइड चेंज को पढ़ लिया है। मतलब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? बदर, नजर एंड जफर, ये लोग पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। इन्होंने आपस में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बाकी चीजों के साथ साथ ये भी क्लॉज है कि थ्री शेल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 ये होनी चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये होनी चाहिए। लेकिन बहुत साल पार्टनरशिप चलती रही, बदर को हाफ प्रॉफिट मिलता रहा। मतलब प्रॉफिट का आधा हिस्सा बदर को मिलता रहा और, और बाकी हाफ का हाफ नजर और जफर लेते रहे। इसका मतलब है कि ये चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में थी लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त वो चीज ये बन गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अकीजा आपको यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब असूल वाली बात तो ये थी कि बदर को हाफ ये लेना ही नहीं चाहिए था प्रॉफिट। उस उन तीनों को सेम प्रॉफिट लेना चाहिए था लेकिन बदर ने हाफ प्रॉफिट लिया। ये गलत बात थी। लेकिन उससे ज्यादा गलत बात ये थी कि बाकी नजर और जफर, इनके प्रॉफिट में इनका हक मारा जा रहा था और ये चुप करके बैठ गए। तो अब ऐसी जगह पे पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर ये दोनों ही नहीं कहते हैं इस चीज पे कहते हैं बोले, इन दोनों ने आराम सुकून से बहुत अरसे तक बदर को प्रॉफिट अपने हिस्से से ज्यादा लेने दिया है। तो अब ये एक दिन उठ के खुद ही से ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मुझे तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं मिला। मतलब एक दिन आवाज अटक रही है बच्चों आपको? आपके कितने आवाज मेरी आ रही है आपको सही तरीके से? सही है, चलें। अच्छा, तो यहाँ पे 2:1:1 प्रॉफिट गलत था लेकिन बाकी दोनों जो चुप करके इस चीज को मानते रहे कि हाँ भाई ये प्रॉफिट हम ले रहे हैं, कितने हैं, हमें कम प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन हम इस चीज से मुत्तफिक हैं। तो ये इस चीज की इम्प्लीकेशन थी कि ये दोनों नजर और जफर ये पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में वेरिएशन लाने के हक वो रजामंद हैं। यहाँ पे जो पार्टनरशिप थी इक्वली पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था लेकिन ये ज्यादा ले रहा था और ये दोनों उस पे चीज पे चुप करके बैठे हुए थे। यहाँ पर इस चीज ये समझा जाएगा कि नजर और जफर इस बात पे एग्रीड हैं कि बदर हाफ प्रॉफिट ले। तो अब एकदम से ये उठ के ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं मिला, क्योंकि इतने साल उन्होंने इंतजार किया। तो अब ये चीज को इम्प्लाई कर दिया गया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो गया हुआ है इनका और अब न्यू रेशो 2:1:1 हो गई है। क्लियर है पाकीज़ा? गुड। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड, कल वाले लेक्चर से रिलेटेड?
आगे पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमने आज पढ़ना है सेक्शन 13, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। इनकी आपस में राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या हैं पार्टनर्स की। ये राइट्स भी हो सकते हैं, ये लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, दोनों तरफ से हम देख लेंगे इस चीज को। ठीक है, कहते हैं दीज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर म्यूचुअल, ये एक दूसरे के साथ हैं, एंड आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, मतलब ये पार्टीज कितने हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में चीज लिखी गई होगी, और दीज कैन बी चेंज्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, ये चीज एक तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई होगी, और कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने से पार्टनर जो हैं इन चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये चीज? अब देखते हैं ऐसी चीजें हैं कौन सी। रेमुनरेशन, मुझे बताएं पार्टनरशिप एग्रीमेंट की डेफिनेशन थी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड, रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या इस डेफिनेशन में कहीं लिखा था कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या प्रॉफिट के अलावा कुछ मिलेगा? नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन अगर वो चाहें तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख सकते हैं कि एक पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। अगर वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं तो जिस पार्टनर को सैलरी मिलनी है उसका ये राइट बन जाएगा, और बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी बन जाएगी उसको सैलरी देना। क्लियर है? पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि इसको सैलरी नहीं दी जाएगी एक पार्टनर को, बाय डिफॉल्ट इसे कोई सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन इट इज हाउएवर यूजुअल टू अलाउ सम रेमुनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर प्रोवाइडेड देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। हमने आफ्ताब, बादल और चांद वाली डेफिनेशन बहुत दफा पढ़ी है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आफ्ताब, बादल और चांद में से सिर्फ आफ्ताब काम करता है, बादल और चांद घर बैठे रहते हैं। नाउ इट वुड बी अनफेयर टू आफ्ताब अगर ये तीनों पार्टनर जो हैं वो इक्वली शेयर करें प्रॉफिट, इक्वली हर चीज करें, सवाए इस चीज के कि बादल और चांद ये तो हिस्सा लेते ही नहीं मैनेजमेंट में। तो आफ्ताब बेचारा जो एक मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, इसको उस चीज का फिर अलग से कुछ मिलना चाहिए, तो वो इस चीज को लिख सकते हैं कि इसको रेम्यूनरेशन दी जाएगी, और अगर नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि इसको रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं बेशक, यहां तक बिल्कुल सेम चीज है कि आफ्ताब काम करेगा, बादल और चांद काम नहीं करेंगे, प्रॉफिट्स ये इक्वल लेंगे। आफ्ताब इज नॉट इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, ये सैलरी जो है वो इसे नहीं दी जाएगी अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड बाय पार्टनर्स। अगर वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दें ये चीज कि आफ्ताब सिर्फ काम करेगा तो सैलरी भी सिर्फ आफ्ताब को दी जाएगी, तो यहाँ पे फिर आफ्ताब को अपना काम करने की रेमुनरेशन दी जाएगी। रेमुनरेशन कहते हैं मुआवजा। क्लियर है बच्चों ये एग्जांपल आपको? नेक्स्ट आ जाते हैं हम। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मुझे बताएं जरा, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, ठीक है ना? लॉस की शेयरिंग क्या जरूरी है? लॉस की शेयरिंग जरूरी नहीं है। देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब के कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर इक्वली अर्न्ड बाय, कितने प्रॉफिट इक्वली अर्न्ड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कोई पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी गई तो क्या होगी? बाय डिफॉल्ट इक्वल शेयरिंग रेशो होगी। ये बात क्लियर होती है बच्चों कि अगर आपके स्पेसिफिकली कोई अलग रेशो नहीं दी गई तो हमेशा बाय डिफॉल्ट
जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1:1 ही होगी, या जितने भी पार्टनर्स हों हमेशा सबकी इक्वल होगी। The partners are bound to contribute to the losses sustained by the firm. पार्टनर जब तक स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया होगा कि ये नॉट कितने हैं पार्टनर, लॉस में पार्टनर नहीं है, तो हर पार्टनर जो है वो लॉस सस्टेन करेगा। लेकिन एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इम्प्लाई एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉस ऑल्सो। यहाँ पे क्या वर्ड है? मे। अगर एक बंदा प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है तो हो सकता है कि वो लॉस भी शेयर करे। लेकिन अगर मुझे जरा सोच स्पेसिफिक में लिख दिया गया कि और हैं जिनके अंदर से सिर्फ लॉस शेयर करेगा, तो हो सकता है जो नूरे जान कहती हैं नहीं, नूरैन कहती हैं हो सकता है। तो दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर आ गए। कोई टाई ब्रेकर बच्चा, जरा जीनियस बच्चा सामने आए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ कि ए सिर्फ यस, गुड, ये जिन्होंने यस कहा है उन्होंने सही कहा है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा कि ए लॉस भी कहते हैं वो लॉस शेयर नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये शेयर करेगा लॉस। बाय डिफॉल्ट जो पार्टनर प्रॉफिट ले रहे हैं वो लॉस भी शेयर करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये लिख दिया जाए कि एक पार्टनर लॉस बेयर नहीं करेगा, तो वो लॉस बेयर नहीं करेगा, लिख दिया गया है, तो इसके लिए फिर लॉस को बेयर करना जरूरी नहीं है। क्लियर है बच्चों? इन 3 लाइनों में कोई इशू किसी को? नूरजान आपको क्लियर हुआ? गुड। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अदील एंड काशिफ स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग 5 million एंड 7 million। तो क्या इनको अपने कैपिटल की रेशो के हिसाब से 5:7 के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग करनी चाहिए, या 1:1 के हिसाब से करनी चाहिए? मुझे जरा आप खुद सोच के बताएं। नूरे जान कहती हैं 5:7, पाकिज़ा कहती हैं कैपिटल, दुआ कहती हैं 5:7। आमना ने सही जवाब दिया इक्वल शेयरिंग। देखो बच्चों, मैंने कहा था ये अगर स्पेसिफिकली नहीं लिख दिया गया कि कौन कितने शेयरिंग रेशो अलग होगी, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा इक्वली ही शेयर किया जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये गलती नहीं करनी। बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। हाँ, अगर कोई और चीज लगानी हो, 5:7 करना हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली फिर लिखना पड़ेगा कि हम कैपिटल के हिसाब से इसको शेयर करेंगे या किसी और रेशो के हिसाब से। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली की जाएगी। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, however they did not decide a profit sharing ratio, तो क्या होगा? they will share the profit equally। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल अब नहीं भूलना आपने, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो इक्वली शेयरिंग की जाएगी प्रॉफिट की। एग्जाम्पल नंबर 14 पे आ जाते हैं। अदील एंड काशिफ आर पार्टनर्स, ठीक है। दी कितने हैं टर्म ऑफ एग्रीमेंट दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट्स इन 3:2। अब ये उन्होंने लिख दिया है, बट देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ लॉस। तो ये 3:2 हिसाब से, अच्छा अब लिखा नहीं शेयर करेंगे तो क्या करेंगे, मुझे बताएं जरा। बच्चों, ये सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती, ये प्रॉफिट
लॉस शेयरिंग रेशो होती है। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट 3 और 2 के हिसाब से दिया जाएगा तो आपका लॉस भी इसी हिसाब से दिया जाएगा। अगर देखें, मैं आपको एक कितने एग्जांपल से बताता हूँ। एक प्रो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ए, मैं एक्चुअली लैपटॉप स्लो है लिखने में, लेकिन आपको समझ आ रही है तो ठीक है। आवाज कट रही है अभी भी? 1 मिनट रुकें जरा फिर। जी बच्चों, अब आवाज आ रही है मेरी सही तरीके से? सही। एक्चुअली लैपटॉप स्लो है ज़रा, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ों में मसला आ रहा है। अच्छा, मुझे कितने अब यहाँ पे इन्होंने कोई प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशो नहीं रखी, तो इनकी हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी लॉस शेयरिंग रेशो के, और वो कितनी होगी? 1:1:1, हमेशा यही होगा। ठीक है, यहाँ पे वो हिसाब किताब है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी गई और लॉस शेयरिंग रेशो भी नहीं दी गई, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, और वो कितनी होंगी? इक्वल। अब यहाँ पे इन्होंने अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दी है 2:1:1, और लॉस शेयरिंग रेशो नहीं दी गई, तो ये लॉस शेयरिंग रेशो भी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है 2:1:1, और लॉस शेयरिंग रेशो भी दी गई है, वो है 1:1:1। तो अब मुझे बताएं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 हो जाएगी, तो क्या लॉस की शेयरिंग रेशो जो दी गई है 1:1:1, क्या ये होगी या नहीं होगी? हाँ, हो सकता है। ठीक है ना, लॉस शेयरिंग रेशो अलग भी हो सकती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग हो सकती है। ठीक है ना, हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 है। ठीक है ना, ए ज्यादा कमा रहा है, लॉस शेयरिंग रेशो सिर्फ ये इस तरह का रखें 0:1:1, यानी ए आपका कोई लॉस बेयर कर ही नहीं रहा। हो सकता है ऐसे भी। ठीक है ना, आपको सिर्फ ये दिया गया है लॉस शेयरिंग रेशो, तो वो अलग होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगर वो आपको, अब मुझे जरा ये खुद बताएं, एबीसी फर्म है, लॉस शेयरिंग रेशो कितनी दी गई है? 2:3:5, और शेयरिंग रेशो नहीं होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम ना प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टमेंट की कितने बेस पे डिसाइड नहीं करते, वो आपस में खुद डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट की बेस पे डिसाइड करें, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर लॉस शेयरिंग रेशो 2:3:5 दी गई है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी गई, तो प्रॉफिट के बारे में उसने सीधा सीधा लिख दिया है, इक्वल होगा। ठीक है, लॉस शेयरिंग रेशो नहीं दी गई तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को एज लॉस शेयरिंग रेशो लेंगे, लेकिन अगर लॉस शेयरिंग की रेशो अलग से दी गई है और प्रॉफिट की शेयरिंग की रेशो नहीं दी गई, तो हम हमेशा इसको इक्वल लेंगे। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से सिर्फ जुल्दो रैंक को ही समझ आ रही है, बाकी सब शायद गुम गए हैं। समझ आ रही है? गुड। तो अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट की शेयरिंग की रेशियो 3:2 दी थी, और लॉस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था, तो लॉस के बारे में कोई जिक्र करना जरूरी नहीं है।
ठीक है ना। लॉस के बारे में, लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में सिर्फ तभी जिक्र किया जाता है जब उसके अंदर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कोई वेरिएशन हो। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के बारे में जिक्र किया है, लॉस के बारे में जिक्र नहीं किया गया, तो हम लॉस की शेयरिंग रेशियो भी 3:2 ही लेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बात हमने पढ़ी, इस तरीके से नहीं पढ़ी जिस तरीके से मैं अब आपसे पूछने लगूं। 1:1:1, यहाँ पे यस, इस सिनारियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होगी, यहाँ पे लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसे हो सकता है कि एक पार्टनरशिप फर्म, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें कि दोनों पार्टनर्स जो हैं ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे? जुल्नैन कह रही हैं हो सकता है, और बच्चे बताएं जरा। आमना कह रही हैं हो सकता है, दुआ भी कह रही हैं हो सकता है, और काश कोई एक बच्चा नो कह देना, मजा आ जाएगा। दुआ कह रही है नो, नूरे जान ने भी कहा है नहीं। गुड। मुझे बताएं कि आपको ये ये लफ्ज कुछ याद पड़ते हैं आपको? है ना, कोई पार्टनरशिप ऐसी नहीं हो सकती जिसका कम से कम एक बंदा लॉस शेयर ना कर रहा हो, क्योंकि इनकी तो लाइबिलिटी ही अनलिमिटेड होती है। अगर सारे के सारे सिर्फ पार्टनर कितने प्रॉफिट ही शेयर कर रहे होंगे तो ये अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाएगी, जो कि पार्टनरशिप में हो ही नहीं सकती। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आती है? गुड। इस तरह की चीज अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में, या शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि वो एक पार्ट में पूछ ले, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, या आपसे एमसीक्यूज में इस तरह की बात पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि कहते हैं यहाँ पे कम से कम एक बंदा जरूर होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, जो लॉस भी शेयर करे। इवन आपकी कितने होती थी एक, पता नहीं अब होता ही एक्ट के नहीं होता, एक होती है अ, क्या कहते हैं उसे, 1 मिनट की जरा थोड़ा सा लोड हो जाए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये था मेरे ख्याल से 1913 का एक्ट था। इसके तहत आप एक पार्टनरशिप बना सकते थे जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी, लेकिन उसके अंदर भी ये शर्त दी गई थी कि कम जो लाइबिलिटी है वो, तो कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी पार्टनरशिप पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो। तो आगे चलें। एक तो आप बड़ी जल्दी सोच देखना पड़ जाता है कि चल भी रहा है नहीं, मसला भी है। आपको आवाज आ रही है मेरी? का क्यों बोल दे, क्यों नहीं फिर? मैं अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा होता हूँ, आप में से कोई बोलते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे, अच्छा थोड़ी कट रही, अच्छा थोड़ी अटक, अच्छा जैसे अटक के मुझे उसी वक्त बता दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हमने अभी तक पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन के अंदर कोई पढ़ा है इस चीज का कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहिए, सूद देना चाहिए?
क्या हमने कोई ऐसी चीज पढ़ी है अभी तक? नहीं। पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता अनलेस वो स्पेसिफिकली लिख दें चीज, कहते हैं आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना? सीधी सीधी बात है कि आपको पार्टनर इज नॉट अलाउड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट। ठीक है ना? नॉट अलाउड, मतलब नो पार्टनर इज अलाउड, इसका मतलब है पार्टनर इज नॉट अलाउड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एज अ जनरल रूल। ये जनरल रूल है कि इसको कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बिकॉज अ पार्टनर इज नॉट अ क्रेडिटर। ठीक है ना? ये लेंडर नहीं है, ये बैंक नहीं है, ये पार्टनर है। तो इसको पार्टनरशिप में अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन एग्रीड अमंग पार्टनर्स। अगर वो पार्टनर्स आपस में इस चीज का एग्रीमेंट कर लेंगे, इस चीज को इंटरेस्ट पे कितने हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर आप मुझे बताएं किसी को कोई इशू हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो वो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। पार्टनर इज entitled to receive interest on capital subscribed investment by him. Such interest will be payable out of profits earned by the firm. अगर किसी बंदे का ये लिख दिया गया है एग्रीमेंट में कि इसको कैपिटल पे जाएगा, तो उस बंदे को प्रॉफिट में इसका फिर इशू, बाकियों को भी मेरे वॉइस का इशू। 1 मिनट रुक जाए जरा। चलें, मैं ये कह रहा था कि आपके जो अगर लिख दिया गया है, किसी पार्टनर का लिख दिया गया है कि उसको उसके कैपिटल पे सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट से दिया जाएगा। प्रॉफिट से। तो मुझे आप ये बताएं जरा, अगर किसी साल फर्म का लॉस आ गया तो उस साल पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। गुड। तो यही वो चीज कहना चाहते हैं कि अगर फिर लॉस आ जाता है किसी साल, तो उस साल फिर पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसको हम दूसरी जगह से जोड़ सकते हैं कि एक पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो अपनी फर्म के भला चाहे। ठीक है? तो कोई फर्म लाइबिलिटी नहीं बन जाएगी। लाइबिलिटी किसने किस हिसाब से दुआ? अमाउंट देनी, उसको वो अमाउंट देनी ही है। नहीं, लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इवन अगर लॉस होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट जो पार्टनर का कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो लूज करेगा। ठीक है ना? तो उसका करंट अकाउंट होता है, उसमें से उसके थोड़ा सा अकाउंट कितने पैसे जा सकते हैं। बिकॉज देखिए, पार्टनर है, वो खुद गलजाना कहते हैं जो टेंडेंसीज हैं उससे बाहर निकल आता है। वो उसने वो काम करना है जो उसके सारे पार्टनर्स के लिए अच्छा हो, जो उसकी फर्म के लिए अच्छा हो। तो अगर सबको लॉस हो रहा है तो उसको भी चाहिए, अखलाकी तौर पे उसे चाहिए कि वो भी लॉस में हाथ बटाए और अपना प्रॉफिट जो इंटरेस्ट है उसे फॉरफिट कर दे। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अदील एंड काशिफ स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग 5 मिलियन एंड 7 मिलियन, और इन्होंने पार्टनरशिप रेशियो एग्री की 3:2। लेकिन उन्होंने ये चीज डिसाइड नहीं की, दे डिड नॉट डिसाइड एनीथिंग रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। अब मुझे बताएं जरा, ये चीज तो स्पेसिफिकली लिखी होनी चाहिए थी कि इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। अगर ना लिखी हो तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर इन्होंने नहीं लिखा तो क्या कोई इंटरेस्ट मांग सकता है?
अगर फॉरफिट ना करे तो क्या कोर्ट इन्फोर्स करवा सकती है, कहते हैं अगर वो फॉरफिट ना करे, देखें अगर तो वो कहता है कि हर हालत में, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, सॉरी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, इसको पार्टनर कितने कैपिटल पे प्रॉफिट मिलेगा तो फिर इसको दिया जाएगा, ठीक है ना, आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट है, देखें एक साल प्रॉफिट ही नहीं आया तो आउट ऑफ प्रॉफिट वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी बात बनती है ना। हाँ, अगर ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दें कि अगर एक साल प्रॉफिट ना आया तो इसका जो एक इंटरेस्ट है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो किया जा सकता है। चलें, हम इस पे आ जाते हैं कि अब इन्होंने कितने ये डिसाइड नहीं किया कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो अब कोई इसको इंटरेस्ट मांग नहीं सकता। अगर काशिफ 10% इंटरेस्ट मांग रहा है तो इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट देयर शैल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए तो पार्टनर्स को अपनी प्रॉपर्टी से पेमेंट करनी पड़ती है, यस पार्टनर्स को अपनी प्रॉपर्टी से पेमेंट करनी पड़ती है। क्लियर है बच्चों, तो ये एग्जांपल, ये 1.3 इंटरेस्ट इन कैपिटल का क्लॉज क्लियर है। चलें आगे आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन देता है, इन्वेस्टमेंट नहीं, लोन देता है, तो अब मुझे जरा खुद सोच के बताएं क्या उसका हक बनता है कि उसको इंटरेस्ट दिया जाए। अब उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अब उसने लोन दिया है, तो क्या उसका हक बनता है कि उसको लोन इंटरेस्ट दिया जाए। यस, वो कहते हैं पार्टनर मेक्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस वो लोन देता है, एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो उसने कैपिटल सब्सक्राइब करने का, जो उसने कैपिटल देने का मुआहदा किया था उससे ज्यादा देता है बिजनेस को। लेट्स से इसको कहा था कि ये अपनी पार्टनरशिप में कितने आने का जो कैपिटल है वो 1000 लेके आया है, वो 1500 ले आया है, तो क्या 500 जो एक्स्ट्रा लेके आया है, क्या वो अबव एंड बियॉन्ड है, वो है, तो इस 500 पे इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा कितने परसेंट, 6%, और एज अग्रीड अपॉन, ठीक है ना। अगर तो आपने पार्टनरशिप एक्ट के वो डीड के अंदर लिख दिया कि इसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, 10%, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा गया तो इसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या मतलब एज थर्ड पार्टी इंटरेस्ट देगा, हाईएस्ट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट देगा एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी का तो नहीं जा सकता बेसिकली, लेकिन यस थर्ड पार्टी कह सकते हैं एक तरीके से। ये समझा जाएगा कि ये अब एज अ पार्टनर नहीं, बल्कि 1000 की हद तक ये पार्टनर है और 500 की हद तक ये एक क्रेडिटर थर्ड पार्टी बन गया है, तो उस पर 6% देना चाहिए। ये हर लोन पे नहीं है, ये सिर्फ वो वाला लोन है जो कि आपका पार्टनर देता है। क्लियर है बच्चों आपको ये दो लाइनें। गुड, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अदील एंड काशिफ स्टार्टेड अ बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग 5 मिलियन एंड 7 मिलियन, ठीक है, एंड अदील आल्सो एडवांसेस 1 मिलियन टू द फर्म एज लोन। अगर इसने अदील ने 1 मिलियन अगर लोन दिया है फर्म को, अगर कोई परसेंटेज नहीं डिसाइड की जाती तो कितने परसेंट पे लोन में कितने इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दे डिड नॉट डिसाइड एनीथिंग रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। अदील क्या कर रहे हैं, 10% डिमांड कर रहे हैं, क्या वो 10% डिमांड कर सकते हैं अपने लोन पे, नहीं कर सकता। अगर करना था तो वो पहले लोन देते हुए कहता, लेकिन अगर उसने नहीं कहा और पार्टनरशिप एक्ट में वो डीड के अंदर भी नहीं लिखा गया कि ये कितने कितने परसेंट होगा, तो फिर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये जिस वक्त पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है उसके अंदर ये चीज डाल दी जाती है कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है बच्चों। वैसे तो होता है ना, आप किसी और से लोन लें तो लोन के एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होता है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे लोन के एग्रीमेंट पे नहीं लिखा होता। या आपने पार्टनरशिप डीड बनाते हुए चीज लिखनी होती है कि अगर आपका
पार्टनर लोन देगा तो आप कितने % इंटरेस्ट देंगे? क्या बच्चों क्लियर है? राइट टू बी इंडेमनिफाइड, क्या हमने ये पढ़ा था पहले? ये मेरे ख्याल से हमने कल ही पढ़ा है कि अगर एक पार्टनर है वो अपनी तरफ से कोई पेमेंट करता है या कितने हैं किसी के हवाले से पेमेंट करता है तो पार्टनरशिप फर्म से उसको रीइंबर्समेंट मिलेगी। पढ़ लेते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड और लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। ठीक है ना? मैं नहीं, बल्कि आमना, जुलनूरैन और पाकीज़ा और दुआ और नूरजान, ये 5 पार्टनर्स हैं। ठीक है? और इन 5 पार्टनर्स के साथ बिजनेस है मेरा। ठीक है? मुझे रास्ते में आमना मिल गई और मैंने सारी की सारी पेमेंट मांग ली आमना से, और आमना ने कहा ठीक है सारी की सारी पेमेंट कर देती हूँ। उन्होंने अपनी जेब से पेमेंट की है कि फर्म के बिजनेस के पैसे से की है? अपनी जेब से की है। ठीक है ना? तो अब मुझे बताएं जरा, क्या ये आमना का हक बनता है कि वो फर्म वापस जाएं और वो पैसा जो उन्होंने अपनी जेब से दिया था वो रिकवर कर सकें फर्म से? Good. यही चीज वो कह रही हैं कि ये इन ऑर्डिनरी और प्रॉपर कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए ये चीज। ठीक है? मैंने उनसे पैसे मांगे हैं तो वो उससे इस चीज के मांगे हैं जो बिजनेस था। इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। ठीक है ना? For the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी थी एजेंसी में, कि उस तरीके से इन केस ऑफ इमरजेंसी काम करना है। और कितने किस लिए? फॉर द फर्म, कितने हैं पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म। और उसी तरीके से आपने प्रोटेक्ट करना है फर्म को जिस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज यू आर द फर्म। क्लियर है ये सब कुछ? एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। साइमा एंड नाइमा पार्टनर्स। साइमा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम हर ओन पॉकेट टू प्रोटेक्ट फर्म्स इन्वेंट्री। साइमा ने इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो अपनी जेब से दिया है ताकि वो फर्म की प्रॉपर्टी को बचा सकें, फर्म की इन्वेंट्री को बचा सकें व्हेन देयर वाज अ चांस ऑफ डैमेज बाय द रेन वाटर। ठीक है ना? तो अब शी ऑल्सो पेड फॉर शेल्व्स टू कीप द इन्वेंट्री सेफ। अजान और ये बच्चों अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, यहाँ पे साइमा ने एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम दी है ताकि वो कहते हैं बारिश के पानी से बच जाए उनकी इन्वेंट्री, और उसने बाद में शेल्स लगवाई हैं अपनी इन्वेंट्री के लिए। क्या ये चीजें उसने फर्म के मकसद के लिए की हैं या उसने अपनी कहते हैं अपने फायदे के लिए की है, कि फर्म के फायदे के लिए की है? फर्म के। तो शी इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फॉर कितने हैं बाय द फर्म। अब उसको ये हक हासिल है कि वो फर्म से अपनी जो उसने खर्चा किया है उसका पैसा वसूल कर सके। क्लियर है बच्चों? ये आपको ये सारा 1.4.5। आगे आ जाते हैं। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट। विलफुल निग्लेक्ट, यहाँ पे जानबूझ के अगर कोई गलती हम बंदा करे तो क्या उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसका फिर अजाला करके दे? गुड। यही वो कह रहे हैं। एवरी पार्टनर इज अंडर द ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट। ठीक है ना? उसने अपना काम सही से नहीं किया जिसकी वजह से लॉस हुआ है। लॉसेस तो बहुत होते हैं, मतलब एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम ही ये है कि प्रॉफिट या लॉस। तो लॉस तो हर पार्टनर शेयर करता है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक पार्टनर की गलती की वजह से लॉस हुआ है तो वो सारे का सारा लॉस जो है वो कौन भरेगा? वही वाला पार्टनर भरेगा।
फेलियर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टू डू समथिंग विच द पार्टनर शुड हैव डन। पार्टनर को एक काम करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, तो उसने खुद ये गलती की है, और अब उस गलती की वजह से फर्म को लॉस हुआ है, तो वो उस लॉस को भरेगा खुद इन द कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये दो लाइनें क्लियर है बच्चों? आगे आ जाते हैं। एग्जाम्पल पे हबीब एंड तनवीर आर पार्टनर। हबीब वाज इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग इन्वेंटरी लेवल्स टू अवॉइड स्टॉक शॉर्टेज ऑन वीकली बेसिस। इन्वेंटरी लेवल की उन्होंने बात कर दी है, तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। हम्म, कुछ तरह के लेवल्स होते हैं इन्वेंटरी लेवल्स। एक होता है मैक्सिमम लेवल, ठीक है ना, इससे ज्यादा इन्वेंटरी आपके पास पड़ी होगी, ये मैक्सिमम लेवल है। हद इतनी इन्वेंटरी आपके पास पड़ी होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपके पास पड़ी होगी तो बहुत सारे खतरे हैं। हो सकता है कि आपके पास इतनी ज्यादा इन्वेंटरी पड़ी हुई है और ट्रेंड चेंज हो जाए, तो आपकी ये सारी की सारी इन्वेंटरी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब ये बिकेगी नहीं। डैमेज हो सकती है, आपके पास बड़ी सारी इन्वेंटरी पड़ी थी, थोड़ी सी आप रखते तो सही रहता, आपने इतनी सारी इन्वेंटरी रखी और बारिश हो गई, आपको ज्यादा नुकसान हो गया। तो इससे ज्यादा इन्वेंटरी नहीं होनी चाहिए। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल ये होता है कि इस इन्वेंटरी से, इतनी इन्वेंटरी से कम आपके पास होनी ही नहीं चाहिए। इससे कम हुई तो आपका शॉर्टेज आ जाएगी, लोग आपके पास आएंगे खरीदने के लिए और आपके पास चीजें नहीं होंगी देने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपके एक दफा बताएं जरा, आप एक दुकान पे गए हैं, एक बड़ी दुकान पे गए हैं और आप बड़ी दूर से गए हैं, और वो आप जाके उनसे कहा है कि भाई आप मुझे सामान दें, उन्होंने कहा है हमारे पास तो है ही नहीं। आप पिज्जा लेने के लिए गए हैं, ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था। मैं पिज्जा लेने के लिए गया था और उस दुकान का चिकन खत्म हो गया हुआ था, दुकान में चिकन खत्म हो गया हुआ था, जिसकी वजह से वो पिज्जा नहीं बना सकते थे। और वो ये काम बहुत दफा कर चुके थे, तो क्या हुआ था, कुछ अरसे में उनकी वो दुकान बंद हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपना लेवल मेंटेन नहीं किया। ये शॉर्टेज जो है इतनी ड्रास्टिक किस्म की चेंज होती है, तो इस लेवल से कम लेवल नहीं होना चाहिए। ये दो लेवल आपको क्लियर है? फिर एक होता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। ये मिनिमम लेवल से ज्यादा होता है, लेकिन इस लेवल पे कंप्यूटर जो है वो खुद ही जिस जगह से आप मंगवाते हैं, ठीक है ना, आपकी एबीसी फर्म है और ये मंगवाती है डीईएफ फर्म से एक चीज, कुछ चीजें मंगवाती है। तो इस फर्म ने का जब ये रीऑर्डर लेवल आ जाता है, ठीक है ना, अब मुझे बताएं जरा, एक जगह एक फर्म जो है वो किसी और फर्म से अगर गुड्स मंगवा रही है तो क्या रातों रात आ जाती हैं? नहीं आती, ठीक है ना, कुछ थोड़ा टाइम लगता है, उस थोड़े टाइम के अंदर फर्म की चीजें सेल होती हैं। तो मिनिमम लेवल से ऊपर एक कितने लेवल होता है जिसको हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं, और वहां तक आ जाए तो हमारे पास इन्वेंट्री में सिर्फ इतना सा सामान बच गया होता है कि जिस वक्त ये हमारा नया सामान पहुंचे तो उस वक्त हमारे पास पहले से सिर्फ मिनिमम लेवल तक पड़ा हो चीजें, ठीक है ना, वो हमारा होता है रीऑर्डर लेवल। जैसे हमारा मिनिमम लेवल है 10, ये मसला कर रहा है आज थोड़ा सा पेन मेरा। 10 लेवल है हमारा, मिनिमम लेवल है। 15 पे हमारे कंप्यूटर ने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया और रिक्वेस्ट डाल दी कि अब गुड्स मंगवा लेनी चाहिए। जिस वक्त तक वो गुड्स आएंगी उस वक्त तक इन्वेंट्री हमारे पास मिनिमम लेवल तक पहुंच चुकी होगी। क्लियर है बच्चों, ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है? और फिर उसके बाद एक आखिरी लेवल आता है डेंजर लेवल। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी और आपकी रिक्वेस्ट पे चीजें आई ही नहीं है, कि ना, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उस पे चीजें आई ही नहीं है और आप मिनिमम लेवल तक पहुंच गए हैं,
तो अब आपने ड्रास्टिकली किसी जगह से भी इंतजाम जल्दी से जल्दी करना है, तो आपके पास कितनी चीजें पड़ी होंगी। हो सकता है आपके पास 8 चीजें पड़ी हैं, आपने एक बहुत अच्छी जगह से अपनी चीजें मंगवानी थी, अब आप मजबूर हो गए हैं कि आप किसी लो लेवल जगह से मंगवाएं। तो लो लेवल से मंगवाने के लिए भी आपके पास जो आपने ये डिसीजन मेकिंग कर दी है कि अब हाँ, अब हम इतने ज्यादा हमारा बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है कि हम यहाँ से चीजें मंगवाएं, तो हमारे पास कितनी चीजें पड़ी होनी चाहिए, वो हमारा होता है डेंजर लेवल। क्लियर है बच्चों? ये तीन कितने हैं, ये 4 किस्म के लेवल्स। ये वाला लेवल जो है, ये आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। बाकी जो है लेवल, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि पढ़ाए जाएं। ये एक मसला कर रहा है, बहुत मसला कर रहा है आज मेरा पेन। चलो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं वापस, कि इन्वेंट्री लेवल्स को, हबीब ने इन्वेंट्री लेवल्स को देखना था कि कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। और मैंने आपको बता दिया हुआ है कि एक शॉर्टेज हो तो कितना बड़ा मसला हो सकता है। उसे एक पिज्जा प्लेस की चिकन की शॉर्टेज थी, और वो अक्सर ही होती थी। तो उससे क्या हुआ था, उनका बिजनेस बंद करना पड़ गया था उन्हें, उनका पिज्जा बड़ा मजेदार होता था। आगे चलते हैं। Habib neglected the work for many months due to which the firm suffered the loss। ठीक है ना? स्टॉक काउंट लॉस कहते हैं। स्टॉक आउट लॉस, ये कहते हैं उस लॉस को कि जब कस्टमर आपके पास आए और आपके पास उसको देने के लिए जगह कितनी चीजें ना हो, कस्टमर आपका लूज होता है, कस्टमर के सामने आपकी बैड बैड रेप्यूटेशन बनती है, और कस्टमर फिर आपके पास दोबारा नहीं आता। ठीक है ना? तो इसका स्टॉक आउट लॉस, तो वो लॉस हुआ है हबीब की लापरवाही की वजह से। तो अब ये लॉस जो है, ये कौन सा कितने बेयर करेगा? क्या सारे पार्टनर्स करेंगे या सिर्फ एक पार्टनर जिसकी गलती की वजह से हुआ ये? सिर्फ एक। हबीब जो है यहाँ पे सिर्फ वो बेयर करेगा ये लॉस। क्लियर है बच्चों ये जो हमने पढ़ा है? ये आपको साथ में छोटी छोटी सी बातें इसलिए बताता रहता हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है तो वो किस लिए पढ़ाया जा रहा है, और उनका बाकी सब्जेक्ट्स। अब लॉ का देख लिया जाए, पहले सब अकाउंटेंट को लॉ पढ़ाने की वजह ये नहीं है कि उसको वकील बना दिया जाए, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसेस में इंप्लीकेशंस निकलती हैं लॉ की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें मैं कहते हैं रिलेट करके चलता हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपने उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ आता है। आगे चलते हैं। पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर्स। पर्सनली अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है पार्टनर, तो उसके बारे में हमारा शायर जो है वो शेर में क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड। अगर कोई एक पार्टनर है, ए, बी और सी, इसमें से सी पार्टनर है जो कि पर्सनली प्रॉफिट कमा रहा है किसी चीज से, तो उस प्रॉफिट की इम्प्लीकेशन बाकी पार्टनर्स पे क्या होगी, और सी किस हद तक लायबल होगा अपने पार्टनर्स को उस प्रॉफिट के लिए। ये पढ़ना शुरू करते हैं हम। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड। सबसे पहले मुझे बताएं, क्या सी अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है तो क्या उसका ए और बी को बताना बनता है? जरा खुद सोच के बताएं। अखलाकी तौर पे उसका ये बताना बनता है, तो वही कह रहे हैं कि ड्यूटी है। अ पार्टनर मस्ट अकाउंट टू फर्म। जो एक पार्टनर है वो जवाबदेह है फर्म को फॉर एनी बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है ना? ये जो ए बी सी हैं, ये लेट्स से बाथरूम टाइल्स
बल्कि सिर्फ टाइल्स। एबीसी फर्म जो है ये सिर्फ टाइलों का कारोबार करती है, ठीक है ना। तो मुझे बताएं, एक बंदा अगर वॉशरूम के लिए अपनी टाइल्स लेने के लिए आया है और सी का एक बिजनेस है, सेंट्री का बिजनेस है, वो कितने बाथरूम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वॉश बेसिन, शावर वगैरह ये बेचता है, तो क्या उस बंदे के इस फर्म में आने से सी को भी फायदा हो सकता है? वो यहाँ पे टाइल्स के साथ साथ ये भी कहे कि हाँ भाई आपको बाकी सामान चाहिए तो वो आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें आपने बतानी होती हैं। फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द पार्टनरशिप, सब ये ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप के ये इन्वॉल्व थी, तो इसमें वो सी अकाउंट फॉर होगा बाकियों को कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ। दीप, अच्छा अब मुझे जरा ये बताएं, सी अगर सही सामान नहीं बेचता और टाइलें सही निकलती हैं, टाइलें बिल्कुल ठीक निकलती हैं, लेकिन सी जो बाकी सामान है बाथरूम का वो सही नहीं बेचता, कस्टमर तो इन सारों से कितने नाराज हो जाएगा ना। आप लोगों से मैंने कितने हैं की थी, ये भी आपके पार्टनर है। तो यहाँ पे इसकी फिर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बताए वो पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप का नाम अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, और पार्टनरशिप बिजनेस कनेक्शन, यहाँ पे उसने पार्टनरशिप के बिजनेस का कनेक्शन जो है वो उसका भी गलत फायदा उठाया है, ठीक है ना। उसने पार्टनरशिप के कस्टमर को घेरा है, कस्टमर घेरना आसान काम नहीं होता, लेकिन उसने पार्टनरशिप के कस्टमर को घेरा है, तो उसने पार्टनरशिप का बिजनेस कनेक्शन यूज किया है, तो उसके लिए अकाउंट फॉर होगा अपने बाकी पार्टनर्स को। In other words, if a partner uses partnership property, name या business connection to make secret profit, तो फिर क्या होगा? क्या वो बाकी पार्टनर्स आप बताएं जरा, वो क्लेम कर सकते हैं? कर सकते हैं, गुड। तो पर्सनल प्रॉफिट दैट अदर पार्टनर्स डू नॉट नो, वो सीक्रेट पार्टनर की उसने डेफिनेशन भी बता दी है, वो वाला पार्टनर कितना प्रॉफिट जिसका बाकी पार्टनर्स को नहीं पता, तो द अदर पार्टनर्स कैन क्लेम दोज प्रॉफिट्स फॉर द पार्टनरशिप। वो कह सकते हैं कि ये आपने सीक्रेट पार्टनर ने कितने प्रॉफिट कमाया है, और कमाया अपने पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप नेम या पार्टनरशिप बिजनेस कनेक्शन से कमाया है, तो ये प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप माना जाएगा और ये सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू दी एक कितने शेयरिंग रेशो। क्लियर है बच्चों, ये आपको ये लाइंस क्लियर है? गुड। वो कह रहे हैं कि टॉम एंड जेरी की पार्टनरशिप है, ठीक है, और पार्टनरशिप परचेज एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000, ठीक है ना। पार्टनरशिप ने एक इक्विपमेंट लिया है जिसकी कॉस्ट है 30,000, और लेटर डिस्कवर्ड दैट द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड बाय टॉम फॉर 18,000, and Tom had resold the equipment to the partnership without revealing that he was the owner of the property. टॉम ने एक चीज ली थी 18,000 की, और वो उसने टॉम एंड जेरी पार्टनरशिप को बेची 30,000 की। क्या बताएं जरा, ये गलत बात की है उसने? इतना ज्यादा प्रॉफिट उसने चीज का कमाया और वो सिर्फ अपने लिए, तो ये सीक्रेट प्रॉफिट है। In this case, since the other partners did not know that Tom had made a personal profit from the transaction with the partnership, यहाँ पे अब बाकियों का नहीं पता था। अच्छा मुझे बताएं जरा, अगर टॉम एंड जेरी दोनों को पता होता, मतलब टॉम को तो पता ही है, जेरी को भी पता होता कि ये इतना प्रॉफिट कमा रहा है और वो इस चीज पे एतराज ना करता, तो क्या फिर ये 12,000 का प्रॉफिट देना पड़ता जेरी को? नहीं, फिर ना देना पड़ता, क्योंकि अब अगर उसका मसला नहीं है तो फिर क्या, लेकिन यहाँ पे उसने बताया नहीं है। तो ही कैन क्लेम सक्सेसफुली दैट टॉम शुड हैंड ओवर द पार्टनरशिप द $12,000, कितने हैं, 12,000 रुपीज प्रॉफिट ही मेड। तो वो 12,000 का जो प्रॉफिट टॉम ने कमाया है सीक्रेटली, तो जेरी कह सकता है कि ये पूरी पार्टनरशिप को मिले, उसके बाद ये जो 12,000 है ये प्रॉफिट इक्वली डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। If Tom had informed Jerry in advance that he was the owner of equipment and intended to keep the profit himself and Jerry agreed, अगर वो बता देता, टॉम बता देता कि ये मेरा ही इक्विपमेंट है, मैं बेच रहा हूं और मैं प्रॉफिट अपने पास रखूंगा, और जेरी एग्री कर जाता, तो फिर टॉम वुड नॉट कितने वुड हैव बीन एबल टू कीप ऑल द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, फिर टॉम अपने पास रख लेता, क्योंकि जेरी को बता
दिया था, उसे कोई कितने नहीं एतराज, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये एग्जांपल? बच्चों एग्जांपल क्लियर है? आप लोगों को वाकई क्लियर होते हैं या आप लोग सिर्फ यस सर बोल देते हैं ऐसे ही? मैं कोर्स कितने जगह पे सीएसएस का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो अब सीएसएस के स्टूडेंट हैं तो वो काफ़ी एजेड भी हैं, मेरे से ऑलमोस्ट शायद वो तकरीबन 7 से 8 साल बड़ी स्टूडेंट है मेरी, तो उनके बच्चे काफ़ी रो रहे होते हैं। मैंने एक दफ़ा पर्पसली गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता के पूछा था कि क्लियर है, और उन्होंने कहा था हाँ क्लियर है। तो वो वाली चीज़ ना हो रही हो इधर, कि मैं यहाँ पे जैसा मर्जी पढ़ाता हूँ, आप कहीं क्लियर है, भाई क्लियर है, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलें शुक्र है यहाँ पे यस सर नहीं कह दिया आपने। ये वाली एक आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कितने हैं आफ्टर चेंज इन फर्म, ये कल से पढ़ लेंगे। ये आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ फर्म, ये चीज़ तो मेरे ख्याल से हमने पहले भी पढ़ी है। ठीक है ना, कि हम पार्टनरशिप में रहकर उसी पार्टनरशिप के कितने हैं, मतलब ए बी सी, ये पार्टनर्स हैं, तो ये सी, और ये पार्टनरशिप बेचती है प्लास्टिक की बोतलें, तो सी उठ के खुद भी ये कारोबार नहीं कर सकता। ठीक है ना। सिमिलरली इफ अ पार्टनर competes in business as in case of personal profit with the partnership, अब ये सी अकेला भी प्लास्टिक की बोतलें बेच रहा है और पार्टनरशिप फर्म भी प्लास्टिक की बोतलें बेच रही है, तो क्या ये सी अपनी ही पार्टनरशिप से कंपटीशन में है कि नहीं है? है ना। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स मान लें तो फिर तो वो अलग चीज आ जाती है, लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स को नहीं पता तो ये अपनी पार्टनरशिप के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। और अगर वो कर लेता है और सी को प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, वो भी सीक्रेट प्रॉफिट की तरह ही होगा। ही इज लायबल टू दी कितने हैं, टू अकाउंट फॉर पार्टनरशिप कितने हैं, फॉर ऑल द प्रॉफिट ही अर्नड। और वो वैसे ही होगा कि वो सारे के सारे पार्टनर जो प्रॉफिट ये कमा रहा है वो पूरी फर्म को दिए जाएंगे, और वो आपस में स्प्लिट होंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद ये पार्टनरशिप फर्म में हैं, इनकी पार्टनरशिप है, और अदर पार्टनर्स को बताए बगैर जाहिद सेट अप अ सोल ट्रेडर्स बिजनेस इन कंपटीशन विद द पार्टनरशिप। इन कंपटीशन मतलब जाहिद अकेला भी वही काम कर रहा है जो ये पार्टनरशिप कर रही है, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 by either using the name of firm or property or connection of the firm। ठीक है ना, ये चीजें जरूरी हैं। तो वो फर्म का नाम या उसकी प्रॉपर्टी या उसके कनेक्शन को इस्तेमाल करके उसने 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया अपने बिजनेस के लिए, अपनी सोल ट्रेडेड बिजनेस के लिए। तो जब बाकी पार्टनर्स को पता चला है तो उन्होंने ये 50,000 का प्रॉफिट मांग लिया है और कहा है कि इसको 4 वेज स्प्लिट किया जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं ये? कर सकते हैं। वो यही कह रहा है कि जब बाकी पार्टनर्स को पता चला तो उन्होंने कहा कि इसको पार्टनरशिप को प्रॉफिट दे दे, एंड ही हैज मेड व्हाइल ऑपरेटिंग इन कंपटीशन एंड हैंड ओवर द 50,000 टू पार्टनरशिप। उन्होंने कहा कि पहले तो जवाबदेह हों कि आपने ये काम किया क्यों है, और फिर जो 50,000 आपने कमाया वो आप पार्टनरशिप को दे दें। क्लियर हो गई है बच्चों ये सारी चीज? गुड। आज के लिए बस इतना ही करना है। अ, कल हमने 1.6 जो हमारा रह गया है ये करना है, और
एक ही पॉइंट है, ये कर ना लें ताकि आपको मैं होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूं। सिर्फ एक पॉइंट है, छोटा सा। कल कर लें, चलिए कल कर लेते हैं। चलिए कल कर लेते हैं। 1.6 ये हमने कल करना है, और उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 3, 4, 6, और उसके बाद कल हमने ये पार्ट में कितने, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम ये पढ़ेंगे। और ये इसके बस थोड़ा सा है, इसके बाद सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और कल हम इसके एमसीक्यू और पास्ट पेपर्स करेंगे। सैटरडे को आपको छुट्टी होगी, बिकॉज सैटरडे को मुझे थोड़ा सा काम है। जैसे मुझे पता लगा था, आप लोगों को भी शायद पता लगा होगा कि इस बुक में कहा जा रहा है कि आईकैप की किताब में कुछ गलतियां हैं। तो उसके लिए मैं कहते हैं सैटरडे को सर आतिफ आबदी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ताकि उनसे ये तज़किरा कर लूँ और उनसे पूछ लूँ कि अगर आपको कोई गलतियां दिखाई देती हैं तो वो आप मुझे बता दें। क्लियर है बच्चों? आपने आज करना क्या है, सिर्फ आपने एक पॉइंट नहीं पढ़ा, बाकी तो सारा कुछ पढ़ लिया ना आपने, ऐसे ही है ना? गुड। तो आपने आज ये पहले कहते हैं यूनिट से रिलेटेड जितने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपने करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों? चलो फिर आप अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।